नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, दो पेपर आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के हो चुके हैं, दो पेपर फर्स्ट ईयर के, और आज ये पेपर नंबर 3 करा रहे हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का। जैसे ये पेपर हो जाएगा तो लगभग आज कल सुबह तक शौरी एक पेपर और डाल देंगे। इस प्रकार 3 पेपर हो जाएंगे। इसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के साइंस के पेपर 3 और कराएंगे। उसके बाद आगे प्रोसेसिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप ITI CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से ITI के सभी पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है। साथ ही अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाएगी, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी ITI की एग्जाम अच्छी हो जाएगी और पूरा जो पेपर है वो नियमित पैटर्न पर आधारित हो। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों, ये आपका पेपर नंबर 3 आ गया। इससे पहले 2 आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जरूर अभी प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाके अभी जरूर देख लेना। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक छेनी का अनुप्रस्थ काट प्राय होता है, यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कैसा होता है? तो दोस्तों वो होता है अष्टभुज। क्या होता है? अष्टभुज। तो इसका पहले का करेक्ट आंसर आएगा आपका C। अगला क्वेश्चन आपका, ठंडी छेनी खालिस्तान से बनाई जाती है। ठंडी छेनी खालिस्तान से बनाई, ये आपका दोस्तों ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठंडी छेनी खालिस्तान से बनाई जाती है। तो बताओ दोस्तों किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों वो फोर्जिंग करके बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर B। अगला क्वेश्चन आपका, स्वचालित वॉशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव ओवन, AC खालिस्तान की न्यूनतम क्षमता के साथ सॉकेट प्लग करने की आवश्यकता होती है। तो बताओ दोस्तों किसकी आवश्यकता है? तो लगभग पावर वाला स्विच आता है 15 एम्पीयर, उसकी आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका B। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, एक बैटरी एक खालिस्तान होती है। तो बताओ दोस्तों एक बैटरी एक खालिस्तान होती है, क्या होती है दोस्तों? तो लगभग सभी को पता है कि बैटरी होती है वो सेलों का समूह, यानी सेलों की संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर आएगा D। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक EMF 2 वोल्ट के 5 सेलों और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो परिणामी बैटरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर परिणामी बैटरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 वोल्ट और 5 सेलों को आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ये 5 दूनी 10, तो ये वोल्ट आ गया है ना, और आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 2.5 ओम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा C। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, मृदु धातु बनते समय रेती दांत को भरे जाने वाले पदार्थ के मिनट कणों के साथ क्लॉग किया जाता है। रेती को खालिस्तान से सफाई किया जाना चाहिए। तो बताओ दोस्तों रेती को किससे सफाई की जानी चाहिए? तो दोस्तों इसमें आपका जो आएगा तो इसमें क्या होता है कि रेती कार्ड उपयोग करके उसकी सफाई करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आएगा D। अगला क्वेश्चन है, एक रिप आरी है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आया केवल ग्रेन कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी आपकी जो रिप आरी होती है इसका उपयोग केवल ग्रेन कटिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका, RM यानी 0.2 ओम वाले प्रत्येक 2 वोल्ट के सेलों को 14 ओम के एक भार के लिए श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में बहने वाली धारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको धारा की गणना पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर धारा आएगी 2/3 एम्पीयर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? D। अगला क्वेश्चन है, वर्ताकार अक्ष के साथ धातु के एक शीट मेटल मोड़ने के ऑपरेशन को जाना जाता है। तो बताओ दोस्तों किस नाम से जाना जाता है इसको? तो दोस्तों इसको हम फोर्जिंग के नाम से जानते हैं। किसी के नाम से? फोर्जिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव खालिस्तान का बना होता है। तो बताओ दोस्तों धनात्मक ध्रुव किसका बना होता है? तो दोस्तों वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, 2 मेटरिंग सरफेसों के बीच सफाई चेक करने के संबंध में एक खालिस्तान गेज का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस गेज का उपयोग करेंगे? दोस्तों वो तो आपका फेलर गेज। करेक्ट आंसर आएगा C। लगभग आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों तो 12 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक सेलों की ऊर्जा प्राय खालिस्तान से नवीनीकरण किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किससे नवीनीकरण किया जाता है? तो इसके द्वारा धारा गुजरना। तो करेक्ट आंसर आएगा A। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए औसत कैलिपर
होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा कैलिपर औसत होता है, तो वो तब आपका जेनी कैलिपर। क्या होगा? जेनी कैलिपर। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है समान वोल्टेज के लिए 25 वोल्ट और 100 वाट लैंप के प्रतिरोध दर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध की दर का अनुपात पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोस्तों वो जाएगा आपका 4:1, यानी करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 20 ओम के एक प्रतिरोध में खालिस्तान का कंडक्टर होता है। तो बताओ दोस्तों 20 ओम के प्रतिरोध में कौन सा कंडक्टर होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपका होगा 0.05, क्योंकि बराबर दोस्तों जी बराबर होता है आपका 1/r। तो यहाँ पर 1 है, इसमें 20 का भाग देंगे, तो 20 का 1 में भाग देंगे तो 0.05 ओम आएगा, यानी 0.5 जी आएगा, यानी साइमन आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत सप्लाई स्रोत को अतिरिक्त समांतर भार जोड़ने का प्रभाव खालिस्तान बढ़ाता है। तो बताओ दोस्तों किसको बढ़ाता है वो, दोस्तों वो बढ़ाता है स्रोत से ली जाने वाली धारा। क्या करता है? स्रोत से ली जाने वाली धारा को बढ़ाता है, यानी करेक्ट आंसर आएगा इसका डी। तो लगभग आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 16। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका एक एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। तो बताओ दोस्तों एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, तो तत्काल से तत्काल भिन्न होती है, तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। तो बताओ दोस्तों किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, तो तांबे की। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है इंडक्टर में तत्कालीन पावर खालिस्तान के समानुपाती होती है। तो बताओ दोस्तों इंडक्टर में तत्कालीन पावर खालिस्तान के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो दोस्तों वह तात्क्षणिक धारा का उत्पादन और धारा के परिवर्तन की दर होता है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आदर्श इंडक्टर में अपव्यय किए जाने वाली शक्ति होती है। तो बताओ दोस्तों क्या होती है वो शक्ति, तो वो शक्ति होती है दोस्तों 0। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो बताओ दोस्तों आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा 0। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आरएमएस मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो बताओ दोस्तों आरएमएस मान किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों वह ताप प्रभाव पर डिपेंड करता है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें दोस्तों, तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है एक सममितीय वन वेव फॉर्म के लिए एक पूर्ण चक्कर का औसत मान होता है। तो बताओ दोस्तों इसका औसत मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0। अगला क्वेश्चन है पावर गुणक संशोधन के लिए कैपेसिटर का स्थान दर किया जाता है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 24 नंबर का, तो वो आएगा दोस्तों kVAR। कुल मिला के यहाँ पर कैपेसिटर की रेटिंग पूछ रहा है, यानी कैपेसिटी रिएक्टेंस की, तो कैपेसिटी रिएक्टेंस की आएगी kVAR। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में ऊर्जा स्टोर करता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा करता है, तो वो आता है दोस्तों आपका इंडक्टर। क्या आएगा इंडक्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26 एसी वोल्टेज की साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है और आरएमएस मान क्या होगा। तो बताओ दोस्तों आरएमएस मान क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा आपका 0.707। तो दोस्तों इसमें 0.707 आता है, लेकिन यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.07 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका IS 2705 भाग 1 1981 के अनुसार करंट ट्रांसफार्मर के गौण करंट का नियंत्रित किया जाने वाला मानक मान खालिस्तान होता है। तो बताओ दोस्तों इसका मान क्या होगा, तो दोस्तों वो होगा 1 एम्पियर अथवा 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक एकल फेज विभव ट्रांसफार्मर की नियत की गई गौण वोल्टेज है। तो बताओ दोस्तों एक फेज ट्रांसफार्मर के लिए पूछ रहा है, तो दोस्तों वो होगा आपका 110 वोल्टेज। दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट है, पूरा पेपर है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का कार्य है। दोस्तों संरक्षण यानी होता है आपका कंजर्वेटर। तो बताओ दोस्तों कंजर्वेटर का कार्य क्या है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है तेल के विस्तारण एवं संकुचन को नियंत्रित करना, यानी करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 451 वोल्ट 240 वोल्ट 1 kV के ट्रांसफार्मर को क्या होगा जब उसे एक डीसी आपूर्ति के साथ जोड़ा गया हो। तो बताओ दोस्तों अगर डीसी आपूर्ति जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोस्तों ट्रांसफार्मर जल सकता है। क्यों जल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 रहेगा, तो आपका ट्रांसफार्मर डायरेक्ट डीसी सप्लाई देने से जल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों
बुकोलॉज की रिले उच्च क्षमता के शक्ति ट्रांसफर के साथ जुड़ी है और बुकोलॉज रिले का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों, बुकोलॉज रिले का उद्देश्य क्या है? जब शॉर्ट सर्किट दोष घटित होता है तो ट्रांसफर में विसंयोजित हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक 5 kVA 400 वोल्ट 200 वोल्ट और का ट्रांसफार्मर 25 एम्पीयर का करंट सेकेंड में पहुंचाता है, तो प्राइमरी करंट की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका E1/E2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी आएगा यहाँ आएगा I2/I1, ये उल्टा हो जाएगा। दोस्तों इनको वज्र गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपको धारा की गणना पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर धारा की गणना हो जाएगी, यानी आपकी प्राइमरी करंट की गणना हो जाएगी। तो आप आसानी से कर लेना, तो मैं इसके डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, आप खुद हल कर लेना। तो 32 नंबर का इसका करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 12.5 एम्पीयर है, आप हल जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ निरंतर बस भार की वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, बस भार की वायरिंग के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वैसे तो आता है आपका तांबा, क्या आता है? तांबा, लेकिन ये इसमें आंसर में एल्यूमिनियम दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा तांबा, दोस्तों आएगा बी। ठीक है दोस्तों, और आप अच्छे से और देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये आएगा क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, आपने भी मेरे हिसाब से यही पढ़ा होगा सर से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी वायरिंग की एक पद्धति है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सी वायरिंग की एक पद्धति है? तो दोस्तों इनमें से वायरिंग की पद्धति है जॉइंट बॉक्स है, टीस है, लूप सिस्टम भी है, ये सभी यानी सारी क्या है वायरिंग की पद्धति है। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री कोण पर प्रेरित EMF का परिणाम BLV sin phi सूत्र के द्वारा दिया जाता है। सूत्र में V क्या है? तो बताओ दोस्तों V क्या है यहाँ पर सूत्र में? तो दोस्तों V है आपका जो सूत्र है, इसमें आपका ये है लूप गुणन का वेग। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, IS अनुशंसा के अनुसार सीलिंग के पंखे के नीचे भाग तथा फर्श के बीच क्लियरेंस निम्न से कम नहीं होनी चाहिए, यानी इनके सीलिंग फैन और फर्श के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? सीलिंग फैन और पंखे के आपका जो फर्श होता है उसके, तो दोस्तों इन दोनों की न्यूनतम दूरी 2.40 मीटर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है दोस्तों आपका। तो क्वेश्चन आपका, ताम्र प्लेट अर्थिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का आकार निम्न में से होता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा आकार होगा ताम्र प्लेट के लिए? तो दोस्तों वो होगा आपका 60 × 60 × 3.15, यानी 60/60 की लंबाई चौड़ाई हो गई और 0.315 हो गई इसकी सेमी, यानी इसकी मोटाई। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में अर्थ प्रतिरोधकता टेस्ट कार्य करता है? तो बताओ दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों वह करता है आपका विभव के अवरोह की पद्धति पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, PF मापों के लिए एक परिपथ में जोड़ने के लिए उपयुक्त एक पावर फैक्टर मीटर का आपको चयन करना है। किस आधार पर उसको श्रेणी में चयन करेंगे? तो बताओ दोस्तों किस आधार पर रहेंगे? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा, भार के लिए उपयुक्त मीटर की वोल्टेज तथा करंट को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, यानी वाट मीटर और एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, आपका वोल्ट मीटर को समांतर में, फ्रीक्वेंसी को समांतर में संयोजित करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यंत्र जिन्हें परिपथ में कभी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब पावर OM हो तो वे। तो बताओ दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ओम मीटर तथा मेगर, यानी इनको कभी भी परिपथ में ऑन स्थिति में कभी भी काम में नहीं लेना, यानी कभी भी उपयोग जब सप्लाई चालू रही तो कभी भी ओम मीटर को और मेगर को काम में नहीं लेना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक वेल्डिंग की दुकान जिसकी 3 फेज 415 वोल्ट 50 HZ की आपूर्ति है के द्वारा खींचा गया शक्ति होगा। तो बताओ दोस्तों उसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा आपका, यानी इसमें क्या है, तो यहाँ पर इसमें ये भी दे रखा है कि L1 L2 L3 के पार 5 kVA, प्रत्येक में 2 वेल्डिंग सेट है, L2 L3 के पार 5 kVA की सेट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों 2 एलिमेंट प्रकार का 3 फेज वाट मीटर है, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सीरियल लैंप सेट परिपथ की निरंतरता यहाँ तक कि फ्यूज बल्ब के पार भी बनाए रखने के लिए सावधानी की तरह प्रत्येक बल्ब के साथ जोड़ा जाना प्रथागत है, इसी युक्ति का नाम है। तो बताओ दोस्तों इसी युक्ति का क्या नाम है? तो दोस्तों इसे NTC थर्मिस्टर कहते हैं। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है, 44 43, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब
के स्टार्टर को ट्यूब के प्रकाशन होने के पश्चात हटा दिया जाता है। तो बताओ दोस्तों किसे हटा दिया जाए, तो ट्यूब सामान्य रूप से परिचालित होगी। यानी अगर हम उसके किसको स्टार्टर को हटा देंगे तो उसके बाद में वह अपने आप चलेगी, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर सी। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से घर के आगे के अहाते में प्रयुक्त लाइट में कीड़े मकोड़े को आकर्षित नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का लैंप होता है दोस्तों वो, तो बताओ दोस्तों वो किस प्रकार का लैंप होगा, तो दोस्तों वो होता है आपका मरकरी वाष्प लैंप। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या तापमान है जिस पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप परिचालित होता है, तो बताओ दोस्तों कौन सा लैंप है। तो आपका जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वो लगभग कितने तापमान पर परिचालित होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, लाइट सोर्स की इल्यूमिनेटिंग पावर का मापन खालिस्तान में किया जाता है, तो बताओ दोस्तों किस में आपने किया है, तो वो कैंडल पावर में किया जाता है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्लोरोसेंट ट्यूब पिक्चर में ट्यूब नहीं चमक रही है लेकिन दोनों फिलामेंट लाल चमक रहे हैं, तो संभावित समस्या क्या हो सकती है, तो बताओ दोस्तों कौन सी समस्या हो सकती है, तो दोस्तों इसकी समस्या की स्टार्टर कॉन्टैक्टर का स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होना। करेक्ट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 तीन क्वेश्चन रह गए लास्ट के, तो ये तीन क्वेश्चन और देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लैंप की ऑपरेटिंग लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, तो बताओ दोस्तों किस लैंप की सबसे अधिक होगी, तो दोस्तों वो होता है आपके एलईडी लैंप यानी लाइट इमेजिंग डायोड लैंप होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का पर आधारित है, तो बताओ दोस्तों कौन सा आधारित है, तो दोस्तों वो होता है आपका एलईडी यानी ये आपकी फॉरवर्ड बायस अवस्था पर आधारित है। क्वेश्चन लास्ट है 50 नंबर, एलईडी के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है, तो बताओ दोस्तों ये रंग किस पर डिपेंड करता है, तो दोस्तों वह अर्धचालक पदार्थ पर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर डी। तो दोस्तों इसी प्रकार के आगे भी पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको आईटीआई के प्रत्येक पेपर की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए।